नमस्कार। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, धर्म संवाद के इस कार्यक्रम ने हमने धर्म विज्ञान यह मालिका प्रारंभ की है और इस मालिका में हमने हमारी भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था कैसे थी उसके बारे में हमने विशेषताएं समझ कर ली। हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल शिक्षा पद्धति का क्या महत्व है, उसकी व्यवस्था किस प्रकार से थी, ये हमने जानकर लिया। आज भी हम हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर समझ कर लेने वाले हैं। गुरुकुलों की विशेषता क्या थी, ये भी हम समझ कर लेने वाले हैं। हमारे साथ आज यहाँ पर हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि ऐसे बताया जाता है कि हमारे देश में जो महिलाएं थी तो उन महिलाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में पहले नहीं दी जाती थी। अभी अभी अंग्रेजों की जो व्यवस्था आई उस समय से महिलाओं को शिक्षा देना का प्रारंभ हुआ। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि महिलाओं के लिए और नारियों के लिए पाठशालाओं की कुछ हमारी व्यवस्था प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में थी क्या, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। भारत में यह एक बड़ा अपप्रचार किया जाता है कि अंग्रेज भारत में आने के बाद ही भारत में शिक्षा का प्रसार शुरू हुआ, तथा यह भी अपप्रचार किया जाता है कि इंग्रज जाने से कुछ दशक पूर्व ही भारत में नारी शिक्षा की एक व्यवस्था का निर्माण हुआ था। तो अंग्रेज़ बड़े धूर्त लोग थे, उन्होंने बड़े षड्यंत्र पूर्वक यह अपप्रचार किया है कि भारत में शिक्षा पद्धति या कोई शिक्षा व्यवस्था ही नहीं थी और नारी को शिक्षा देने का कोई प्रावधान ही नहीं था। और यही झूठा इतिहास और यही षड्यंत्र स्वतंत्रता के बाद के सरकारों ने आगे शुरू रखकर भारत को ऐसे गुमराह करने का प्रयास किया कि भारत स्वयं का स्वाभिमान ही भूलते गया। अपनी स्वशिक्षा परंपरा, अपनी गुरुकुल परंपरा या भारत का जो एक नारी शिक्षा का एक प्रगल्भ इतिहास है, उस सब को नाकारने से आज भारत की ऐसे दुर्गति हुई है, ऐसे लगता है। वेदों में उल्लेखित कुछ जो मंत्र है वो इस बात को पूर्णतः रेखांकित करते हैं कि वेदों के काल से ही कुमारियों को यानी बालिकाओं के लिए शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य ही मानी जाती थी। स्त्रियों को केवल लौकिक ही नहीं तो लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार की शिक्षा देने की व्यवस्था उस समय थी और उसकी आवश्यकता भी प्रतिपादित किया था, क्योंकि गोभिल गृह सूत्र में स्पष्टता से कहा गया है कि अगर अशिक्षित पत्नी है तो अशिक्षित पत्नी यज्ञ करने में भी समर्थ नहीं होती है, यानी पारंपरिक यज्ञ याग भी करना है तो भी शिक्षित ही पत्नी आवश्यक है। और प्राचीन परंपरा के अनुसार ऋग्वेद की रचना में न्यूनतम 200 स्त्री ऋषि मतलब ऋषि मुनि तुल्य समान 200 स्त्रियों का योगदान ऋग्वेद की ऋचा के रचना में ही थी, यह बात स्पष्ट हो जाती है। और कोई अशिक्षित या अनपढ़ स्त्री या वेदों की रचना में या संस्कृत भाषा में वेदों की ऋचाओं की रचना में योगदान दे, यह बिल्कुल संभव नहीं है। ऋग्वेद के दशम मंडल के जो 39 एवं 40वां सूक्त है उसमें ऋषि का घोषा, ऋषि का रोमशा, ऋषि का विश्ववारा, इंद्राणी, शची तथा अपाला इत्यादियों का उसमें उल्लेख आता है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों के व्रतोपनयन का भी स्पष्टता से उल्लेख किया गया है, यानी स्त्रियों के व्रतोपनयन भी उस समय हुआ करते थे। हरित संहिता के अनुसार वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण करने वाले कन्याएं दो प्रकार की होती है, एक ब्रह्मवादिनी एवं सदैववाद, यानी शिक्षा लेने वाले जो कन्याएं थी उनको भी उस समय उन्होंने दो इसमें विभाजित किया था, एक ब्रह्मवादिनी, दूसरी सदैववाद। सदैववाद का मतलब है कि 15 या 16 वर्ष की उम्र तक
जो कन्या या जब तक किसी कन्या का विवाह नहीं हो जाता है तब तक जो अध्ययन करती थी वो सद्योवात कहलाई जाती थी। अब इन्हें उसमें क्या सिखाया जाता था? तो ऐसे कन्याओं को प्रार्थना एवं यज्ञों के लिए जो आवश्यक जो महत्वपूर्ण वैदिक मंत्र थे उनको भी पढ़ाए जाते थे, तथा इन मंत्रों के साथ उनको संगीत है एवं नृत्य है, इन कलाओं की भी शिक्षा वहाँ पर दी जाती थी। कन्याओं के लिए उस समय अलग पाठशालाएं नहीं थी। वो कन्याएं अन्य जहाँ पर बच्चे पढ़ा करते थे ऐसे गुरुकुलों में वे एकत्रित ही शिक्षा प्राप्त करते थे। और जिन कन्याओं को गुरुकुल में अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता था वे वहाँ जो पुरुष बच्चे हुआ करते थे उनके साथ ही वह सहपाठी बनकर अध्ययन करती थी। यानी स्त्री पुरुष भेद भी नहीं था शिक्षा में, या स्त्रियों के लिए अलग या पुरुषों के लिए अलग शिक्षा या अलग पाठशालाएं गुरुकुल, ऐसा भी भेद नहीं था। तो एकत्रित ही वहाँ पर अध्ययन करती थी। और उस समय एकत्रित या सहशिक्षा यानी पुरुष या स्त्रियों की सहशिक्षा को बुरा या कोई गलत ऐसे नहीं समझा जाता था। यानी उस समय भी स्त्री पुरुष समानता या स्त्री पुरुष की एकता को हमारे वैदिक परंपरा हो या गुरुकुल परंपरा में कैसे प्रतिपादित किया था वो हमें स्पष्टता से समझा जाता है। और अभी जो फेमिनाइजिंग या स्त्री मुक्ति या ऐसी जो एक अभियान चल रहा है वह कैसे एक झूठे इतिहास और झूठे कारणों के ऊपर चल रहा है वो हमें ध्यान में आता है। उत्तर रामचरित्र में वाल्मीकि के आश्रम में लवकुश जब अध्ययन कर रहे थे तो उनके साथ अत्रेयी भी यह एक स्त्री ऋषि का अध्ययन कर रही थी। भवभूति में रुमालती माधव प्रथमांक में कामंदकी के गुरुकुल में अध्ययन करने का वर्णन उसमें स्पष्ट आया हुआ है। और इस प्रकार पुराणों में कहोद और सुजाता, रुहु और प्रमदवरा, इनकी कथाएं तो स्पष्टता से वर्णित है ही। इसी से हमें ज्ञात होता है कि कन्याएं बालकों के साथ साथ पाठशालाओं में पढ़ती थी। जो शिक्षा पुरुषों को भी दिया जाता था वह कन्याओं को भी दिया जाती थी। और युवतियों का विवाह हो जाने पर फिर वे गुरुकुलों का त्याग करके अपने गृहस्थी जीवन में प्रवेश करते थे। तो ये जो समस्त बातें हैं यह इस तथ्य को हमारे सामने रखते हैं, ये हमारे सामने यह प्रमाण रखते हैं कि उस युग में भी स्त्रियां बिना पर्दे के पुरुषों के साथ रहकर सहपाठी बनकर अध्ययन भी करते थे, ज्ञान प्राप्ति भी करते थे। और उस समय से ही यह एक समान दृष्टि से स्त्री पुरुष के तरफ देखा जाता था। गुरुकुलों में सहशिक्षा का प्रचार था। इस धारणा का समर्थन अश्वलायन जो गृह सूत्र है उसमें दिए गए जो समावर्तन संस्कार की विधि है उसमें भी हमें स्पष्टता से मिलता है। इस विधि में क्या होता है, समावर्तन संस्कार विधि में क्या होता है कि स्नातक के अनुलेपन क्रिया के वर्णन में बालक एवं बालिका ये दोनों का जो समावर्तन संस्कार है वो साथ साथ संपन्न हो रहा है, ऐसे वहाँ पर स्पष्टता से प्रमाण मिलते हैं। वैसे वहाँ स्पष्टता से प्रतिपादित भी किया गया है। उस युग में स्त्री के ब्रह्मचार्य आश्रम, वेदाध्ययन तथा समावर्तन संस्कार का जो कुछ औचित्य है वो अश्वालयन के मतानुसार प्रत्यक्ष प्रमाणित हो जाता है। पूर्व काल में कुछ स्त्रियां उच्च शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत वे अध्ययन के साथ बाद में अध्यापन का भी कार्य अवश्य करती थी, ऐसे हमें प्रमाण मिलते हैं। संस्कृत साहित्य में उपाध्याय एवं उपाध्यायनी इन शब्दों का जो प्रयोग हमें धर्म ग्रंथों में मिल रहा है इसका अर्थ है कि उपाध्यायनी जो है वो संस्कृत के जो उपाध्याय है उनके पत्नी को आदरपूर्वक कहा जाता था। मगर केवल पत्नी को आदरपूर्वक कहा जाता है ऐसे नहीं है, तो यह शब्द उन विदुषी नारियों के लिए प्रयुक्त हुआ था जो स्वयं प्रत्यक्ष संस्कृत या अन्य विषयों का अध्यापन भी करते थे। तो हमें ये स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि केवल शिक्षा लेना यहाँ तक
हमारी विदेशी नारियों का कार्य सीमित नहीं था, तो शिक्षा लेने के बाद अध्यापन करने का भी दायित्व उन्होंने स्वीकारा हुआ था। आद्य शंकराचार्य से हार जाने के फलस्वरूप जब अपने पति मंडन मिश्र को संन्यास लेने पर उनकी जो पत्नी थी उभय भारती, तो उभय भारती जी ने श्रृंगेरी में अध्यापन कार्य किया है, ऐसे स्पष्ट प्रमाण हमको शंकराचार्य काल में हमें मिलते हैं। और ये भी कहा जाता है कि भारती द्वारा जो शिक्षा प्राप्त करने के कारण ही श्रृंगेरी और द्वारका के मठों के जो शिष्य संप्रदाय है वे स्वयं को भारती नाम से अभिहित हुआ, यानी उनको जो भारतीय विशेष उपनाम लगा था तो वो इन्हीं के नाम के संदर्भ में लगाया गया था। तो ये सबसे महत्व की बात है कि नारी की जो शिक्षा है वो नारी की शिक्षा का प्रतिपादन वेदों में किया है। नारी को शिक्षा देने का प्रावधान वेद काल से शुरू है। नारी को शिक्षा देने के लिए गुरुकुलों में जाने की परंपरा थी। नारी अलग या पर्दे में रहकर घूंघट में रहकर नहीं, तो वो पुरुषों के साथ सहपाठी सहभागी बनकर शिक्षा प्राप्त करते थे। उनको वेदों के मंत्र सिखाए जाते थे, ऋचाएँ सिखाई जाती थी, संगीत नृत्य इत्यादि कलाएँ सिखाए जाते थे। इतना ही नहीं, तो शिक्षा लेने के बाद वो अध्यापन का कार्य भी करते थे। तो इतना जो हमारा ये इतिहास है धार्मिक और पारंपरिक, उस इतिहास को छिपाकर, उस इतिहास को दबाकर, एक झूठा इतिहास सिखाकर अंग्रेज़ों के काल में भारत में शिक्षा पद्धति का प्रसार हुआ। अंग्रेज भारत छोड़ के जाने के कुछ दशक पूर्व भारत में नारी शिक्षा का प्रावधान शुरू हुआ। यह झूठा इतिहास बताना या एक ऊपरी इतिहास बताना एक तरह से भारतीय वासियों को भ्रमित करने का जो षड्यंत्र अंग्रेज करके गए, और उनके बाद जो सत्ता में आने वाले अंग्रेज समर्थक, अंग्रेज़ों के पिट्ठू भारत में सत्ता पे आए थे, उन्होंने ये जो षड्यंत्र आगे शुरू रखा, तो उसके भुक्तभोगी आज भारत समाज है। आज भारतीय समाज को हमारा सच्चा इतिहास, हमारी प्राचीन परंपरा, हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति, हमारी पारंपरिक शिक्षा और गुरुकुल पद्धति के बारे में सत्य जो है वो बताने का भी समय आया है। नारी शिक्षा हमारे यहाँ वर्तमान में भी झांसी की रानी हो, छत्रपति की जो माँ है, माँ जीजाबाई है, अहिल्या देवी होळकर है, या बंगाल में जब 30 हिंदू राजाओं के कत्ल हुए थे तो उनकी 30 विधवाएं रानियाँ 16वीं शताब्दी में पति के पश्चात वो राजपाट संभाल रही थी। तो बिना शिक्षा के, बिना राजधर्म को जाने, या कोई अशिक्षित कोई रानी या इतना बड़ा जो पद है, ये पदभार है, क्या वो संभाल पाती थी? और क्या अंग्रेज इनको वो राजपाट संभालने के लिए उनको मदद करते थे? नहीं। तो इसे यह पता चलता है कि वेद काल से नहीं तो रानी झांसी तक के जो हमारा इतिहास है उसमें स्त्री शिक्षा प्रचुर मात्रा में भारत में चल रही थी, और स्त्रियां राजगद्दी संभाल रहे थे और वो राजपाट भी संभाल रहे थे। तो इतना श्रेष्ठ और गौरवशाली नारी शक्ति, नारी शिक्षा की परंपरा हमें मिली है, और इस बात को लेकर हमें सच्चा इतिहास लेकर अभी समाज में जाने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जो बताया तो हम सभी को ये स्पष्ट हुआ होगा कि सनातन धर्म में हर व्यक्ति को, चाहे वो महिला क्यों ना हो, उन्हें भी यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, और उसकी अलग से एक व्यवस्था हमारे धर्म में वो बताई गई है। तो ये आप सभी को ध्यान में आया होगा। मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि सनातन धर्म में बताया गया है कि गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में 14 विद्या और 64 कलाएं पढ़ाई जाती थी। तो इसके बारे में हमारे शिक्षा का पाठ्यक्रम किस प्रकार से था, किस प्रकार से ये विद्याएं और कलाएं पढ़ाई जाती थी, और वो कौन सी थी, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी कार्तिक जी, सर्वप्रथम हम जो गुरुकुल में जो पढ़ाने जाने वाले जो विषय हैं वो यानी 14 विद्या क्या है, 64 कलाएँ क्या हैं, इनके संदर्भ में हम प्रारंभिक इसमें जानकारी लेंगे। हमारे गुरुकुलों की जो शिक्षा थी उसमें केवल सैद्धांतिक ही पक्ष सिखाया जाता ऐसे नहीं था, या कुछ केवल थ्योरी सिखाई जाती है ऐसे नहीं था। तो शिक्षा के साथ जो व्यवहार है और वास्तविकता है
उसका भी जो भान है वो शिक्षा से उतना ही गहन संबंध था, और इसके आधार पर जितना सैद्धांतिक अध्ययन अध्यापन का महत्व है उतना ही व्यवहारिक और वास्तविकता का जो प्रशिक्षण है वह भी गुरुकुलों में दिया जाता था। उस समय किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझा जाता था। ऋग्वेद में ऐसे स्पष्ट उदाहरण है कि ऋषि स्वयं कवि थे, उनके पिता चिकित्सक थे, तो उनकी माता उपल प्रक्षिणी अर्थात आटा पीसने वाली थी। यानी एक ही घर में अलग अलग जो कौशल्य और गुण वैशिष्ट्य है, ऐसे कला या कुशल आने वाले लोग एक ही परिवार में अलग अलग इसके हमें मिलते थे। तो कोई आटा पीसने वाली माता थी, तो कोई चिकित्सक थे, परंतु परिवार के तीनों ही सदस्य शिक्षादान में वो कार्यरत थे। यह तीनों का एक सामायिक वैशिष्ट्य हमें उसमें पता चलता है। गुरुकुल में जो विषय सिखाया जाता था, जिसका अध्यापन हुआ जाता था, तो उस विषय के संदर्भ में सर्वप्रथम श्रवण, मनन, चिंतन और उसके बाद उसका जो प्रयोग है और व्यवहार में उसका समुचित जो स्थान है वो कैसे प्राप्त करें, इस प्रकार की वो शिक्षा व्यवस्था थी। यानी सर्वप्रथम जो सिखाया जाता है वो बच्चों ने ग्रहण करना है, सुनना है, उसको मुखोद्गत करना है, यह पहला स्टेप हुआ करता था। अब जो सुना, ग्रहण किया, मुखोद्गत किया, उसका मनन करना है, यानी उसका अर्थ क्या है उसको जानने की प्रक्रिया करना, और मनन करने के बाद चिंतन कि भाई ये क्यों है, कैसे है, क्या है, इसका किया तो क्या परिणाम होगा, नहीं किया तो क्या परिणाम होगा, लाभ होगा या हानि होगी, इस प्रकार का उसका चिंतन भी हुआ करता था। अब जब उसके करने ना करने के लाभ हानि इत्यादि सब चिंतन प्रक्रिया होने के बाद फिर प्रत्यक्ष उसका प्रयोग क्या करना है, व्यक्तिगत जीवन में क्या करना है, समाज जीवन में क्या करना है, राष्ट्र जीवन में क्या करना है, धर्म जीवन में क्या करना है, और प्रयोग करते समय फिर व्यवहार में कौन सी जगह, कौन से कर्तव्य के समय उसको उचित स्थान देना है, उसका ये करना है, उसके बारे में उसकी जो विधि है, ऐसे एक सर्वांकश जो बातें हैं वो गुरुकुलों में सिखाई जाती थी। यहाँ पर उस समय कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, पेन पेंसिल या स्याही का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय की ये गुरुकुल परंपरा होने के कारण विद्यार्थियों के स्मरण शक्ति का यथोचित उपयोग किया जाता था। यानी सबसे पहले विद्यार्थियों को ये मुखोद्गत करके स्मरण करना, ये जो प्रक्रिया थी वो विद्यार्थियों से करके ले जाती थी, और इसलिए विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति भी उस समय अत्यंत तीव्र होती थी। मनन चिंतन करने की क्षमता भी उनकी तीव्र हुआ करती थी, और इसके आधार पर फिर केवल स्मरण शक्ति के आधार पर ये शिक्षा व्यवस्था आधारित थी। इतनी बड़ी ये एक शिक्षा प्रणाली थी, हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। और यह जो गुरु परंपरा की जो देन है, यानी मौखिक परंपरा से गुरु ने शिष्य को वेद दिया, शिष्य ने उसके शिष्य को वेद दिया, उसके शिष्य ने उसको वेद दिया, और मौखिक परंपरा से लाखों वर्ष से ये जो वेदों की परंपरा आई थी वो आज तक जीवित है। यह इस शिक्षा प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ जो फल है वो हमारे लिए है। प्राचीन समय में शिक्षा का जो स्वरूप मुख्यतः धार्मिक ही होता था, क्योंकि व्यक्ति का जीवन का जो लक्ष्य था वही ईश्वर प्राप्ति और आनंद प्राप्ति होना यही था, और ईश्वर प्राप्ति और आनंद प्राप्ति के लिए धर्म ने बताए हुए मार्ग पर ही चलकर वो प्राप्त हो सकती थी। इसलिए शिक्षा का जो मुख्यतः केंद्र बिंदु था, शिक्षा का जो मुख्य स्वरूप था वो धार्मिक ही था। और हर समय समाज तो कृषि प्रधान ही रहता है, और भारत अर्वाचीन काल और प्राचीन काल दोनों काल में वो कृषि प्रधान ही रहा था। तो उस समय भी कृषि प्रधान समाज की जीवन रचना होने के कारण उस कृषि प्रधान जीवन की उपयुक्तता को फलित करने वाली उसकी आवश्यकता अनुरूप शिक्षा दी जाती थी। आज वर्तमान में भौतिक सुखों की तरफ व्यक्ति का झुकाव, रुझान बढ़ा है। वेद और धर्म से वे दूर गए हैं, पूर्वीय दर्शन परंपरा से दूर जाने के कारण आज वर्तमान में 100-200 वर्ष में एक भौतिकता का, सुख सुविधा के साधन उपभोगना का, वेद या धर्म से दूर जाकर विज्ञान की उपयोगिता का महत्व बढ़ा है।
और इसका परिणाम क्या हुआ है कि व्यक्ति का जीवन अस्वस्थ हुआ है, मन अस्वस्थ हुआ है। विज्ञान के माध्यम से मनुष्य ने जो आविष्कार किए उससे मनुष्य ने सर्वप्रथम अपना स्वास्थ्य गंवाया है, खाने पीने की रुचि गंवाई है और विश्व को विनाश के कटघरे में लाने जैसे अस्त्र शस्त्र के भंडार निर्माण करके आज विश्व के अस्तित्व को ही संकट में डाला है। और इस पार्श्वभूमि पर हमारी पारंपरिक शिक्षा जो थी आनंद या धर्म प्राप्ति की, उसका महत्व और अत्यंत प्रकर्ष से हमें सामने आकर दिख रहा है। तो इसलिए वर्तमान की भी आवश्यकता यही है कि शिक्षा ये धर्माधारित हो। शिक्षा यह धर्म को केंद्र बिंदुत रखते हुए राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के प्रेरक या सहायक करने वाली हो। इतना ही नहीं तो समाज व्यवस्था को उत्तम रखने वाली, सुख शांति और सुविधा निर्माण करने वाली अगर शिक्षा व्यवस्था नहीं है तो वो शायद मनुष्य को लिए एक शिक्षा ही होगी, उसके पाप कर्मों की वह शिक्षा ही होगी, ऐसे ही मुझे लगता है। पूर्व अगर हम जाते हैं तो हमारे छांदोग्य उपनिषद में एक स्थान पर सनत कुमार के पूछने पर महर्षि नारद जी ने कहा था कि हे भगवान, मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, वेदों के अर्थ जो प्रतिपादित करने वाले जो विधायक ग्रंथ हैं, पितृविद्या हो, राशि विद्या हो, देव विद्या हो, निधि विद्या हो, पाको वाक्य विद्या हो, एकायन विद्या हो, ब्रह्म विद्या हो, भूत विद्या, क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्पदेव जन विद्या, इन सभी विद्याओं का अध्ययन किया, ऐसे नारद उनको बताते हैं। इसका अर्थ क्या है कि हमारे प्राचीन साहित्य में जो 14 विद्या और 64 कलाओं का जो उल्लेख जगह जगह पाया जाता है, ये सभी प्रकार की विद्याएं तात्कालिक सभी ऋषि मुनियों स्वयं लेते थे और अपने विद्यार्थियों को देते थे। अब इन विद्याओं और कलाओं का जीवन की जो अनेक जो आवश्यकता है, तो वो क्या आवश्यकता थी, या इन विद्या और कला के माध्यम से समाज जीवन को सुसभ्य कैसे बनाया जाता था, उन्हें सुसंस्कृत कैसे बनाया जाता था, तो इन सभी बातों का जो आवश्यकता और समावेश था वो हमारे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में होता था। अस्त्र शस्त्र संचालन हो, चाहे संगीत से संबंधित कला हो, या स्वास्थ्य से संबंधित वैद्यक शास्त्र हो, या कालगणना हो, या यज्ञ याग के लिए शुभ अशुभ काल का अध्ययन करने हेतु तो ज्योतिष्य विद्या हो, या मनुष्य को जो देखा है वो उस समय लिख नहीं पाता था तो चित्रकारिता से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता था। तो चित्रकारिता की जो कला है, या फिर उसके इष्ट है, या वो जो बनाना चाहता है तो उसमें दिखाने की एक अभिव्यक्ति की जो कला थी, मूर्ति कला, तो मूर्ति बनाना है। और उसके साथ मनुष्य का जीवन सुसह्य हो तो उसके लिए गृह निर्माण कला है, वस्त्र निर्माण कला है, विविध धातुओं के आभूषण निर्माण करने की कला है, या सुगंधित पदार्थ या सुगंधित द्रव्य बनाने की जो कला है। तो ऐसे कितने कितने विषयों के संदर्भ में उस समय भारतीय ये समाज था, हमारे ऋषि मुनियों ने कितना हमको उच्च कोटि की अवस्था में लेके गए थे, हमको कितने उन्नत अवस्था में लेके गए थे, यह हमको समझ लेने की आवश्यकता है। और इतने कलाओं और इतनी विद्याओं में अगर उस समय समाज प्रगत था, उसका व्यवहारिक जीवन में वो उपयोग कर रहा था, तो क्या ये सभी जो उन्नति है ये बिना किसी समुचित शिक्षा के या किसी शिक्षा पद्धति गुरुकुल परंपरा के बिना, क्या यह सब सुनियोजित ढंग से करना संभव था? क्योंकि अगर हम 2-2,500 वर्ष पूर्व की भी बात लेते हैं, जैसे भारत में महाराष्ट्र के अजंता एलोरा का अगर हम उदाहरण लेते हैं और वहाँ की अगर गुफाओं का हम अध्ययन करते हैं, तो तात्कालिक काल में इतनी अद्भुत मूर्तिकारी और चित्रकारी के नमूने वहाँ मिलते हैं कि ये उस समय कैसे किया होगा, ये अगर प्रश्न मन में आता है तो उस समय ये कला बनाने की दृष्टि से औजार निर्माण कितना हुआ होगा, इतने अच्छे औजार बनाने के लिए धातु निर्मिति का शास्त्र कितना प्रगल्भ हुआ होगा, और इतनी छोटी छोटी कलाएं बनाने के लिए उस छोटे छोटे ऐसे उनके औजार बनाने के लिए
उनका तंत्र ज्ञान कितना प्रगत होगा। वहाँ पर जो चित्रकारी मिलती है और वो चित्रकारों में जो रंग मिलते हैं, तो अंग्रेज़ों ने वहाँ के रंग निकाल निकाल कर अध्ययन के लिए लेके गए कि 2500 वर्ष के बाद भी वहाँ पे जो रंग उन्होंने दिए हैं, वो रंग अभी तक निकले क्यों नहीं, उखड़े क्यों नहीं, वो रंग फीके क्यों नहीं हुए। मगर अभी तक वो संशोधन का विषय उनके पास है कि वो रंगों का एनालिसिस वो नहीं कर पाए हैं। और आज हमने आधुनिक विज्ञान के सहायता से जो रंग बनाए हैं, वो घर को आप रंग देते हो डिस्टेम्पर या जो भी वाटर का जो भी आप कलरिंग करते हो, 2-3 वर्ष के बाद आपको अपने घर को दोबारा रंग देने की आवश्यकता पड़ती है। मगर हजारों वर्ष वहाँ पर जो चित्रकारी और रंगीन चित्रकारी की गई है, तो वहाँ के रंग अभी तक कैसे नष्ट नहीं हुए, खराब नहीं हुए, इसके बारे में अभी भी अंग्रेज संशोधन कर रहे हैं। और ये जो गुफाएं उन्होंने वहाँ पर बनाई हैं, तो आज भी वो गुफाएं देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे प्रकाश योजना अंदर जाने के बाद वो मूर्ति और मूर्ति के अंदर जो बारीक बारीक कला कुसर किया है वो हमें दिखता है। और उस समय बिजली नहीं थी, और वो गुफाओं में आज अगर बिना बिजली के हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ घना अंधेरा है, तो घने अंधेरे में हम 10-10 फीट की मूर्ति भी देख नहीं पाते, इतना घना अंधेरा है। तो उस समय उनकी प्रकाश योजना क्या थी कि कैसे योजना करके उन्होंने वो मूर्ति अंदर घने अंधेरे में बनाई होगी, इसके भी लिए बड़े प्रश्न चिन्ह अभी बने हुए हैं। तो अजंता अलोरा का भी हम अध्ययन करते हैं, तो उस समय की प्रकाश योजना क्या थी, उस समय मूर्ति कला बनाने के लिए इतने सुगम और इतने अच्छे औजार कहाँ से बने, इतनी छोटी छोटी कला कुसर उसमें बताने के लिए इतने छोटे छोटे मगर अच्छे औजार बनाने के लिए वो धातु शास्त्र और औजार बनाने की कला कहाँ से निर्माण हुई थी, ये रंग निर्माण करने की प्रक्रिया वो कहाँ से सीखी थी। तो ये प्रश्नों का अभी भी उत्तर कोई भी आधुनिक विज्ञान के लोग संशोधन या उसके बारे में शोध नहीं कर पाए हैं, तो अभी भी एक चमत्कार बना हुआ है। और दूसरी महत्व की जो बात है कि प्राचीन समय की जो महाविशाल इमारतें, मंदिर, तालाब या किलों का निर्माण किया जाता था, उससे भी यह स्पष्ट होता है और अभी भी वो हमें दिखाई देता है कि उस समय भी हमारे देश में इन विद्याओं का विकास उच्च कोटि तक पहुंचा था। यानी दक्षिण के कुछ मंदिर अभी 800, 900, 1000 वर्ष पुराने हैं, कुछ जो किले हैं वो 400, 500 वर्ष पुराने हैं, अंकोर कंबोडिया के जो मंदिर है वो कितने पुराने हैं। और इस पार्श्वभूमि पर आधुनिक विज्ञान द्वारा वर्तमान में जो इमारतें बनाई जा रही है, उसमें चाहे आप लोहे का उपयोग करते हो, स्टील का उपयोग करते हो, या आप सीमेंट वगैरह जो निर्माण करने का उपयोग कर रहे हो, तो आप जो इमारतें निर्माण कर रहे हैं उसकी आयु 40 से 50 वर्ष के ऊपर कोई आश्वस्त नहीं करता है कि ये इमारत की आयु इससे ज़्यादा हो सकती है। तो इस पार्श्वभूमि पर 800 वर्ष पूर्व जो हमारे दक्षिण के मंदिर आज भी सुदृढ़ खड़े हुए हैं, तो उससे यही पता चलता है कि वर्तमान में भी हमारी प्राचीन जो स्थापत्य कला है या शिल्प कला है, ये इतनी उच्च कोटि की और प्रगल्भ, और उसका आयु इतना लंबा हुआ करता था कि उसके सामने आधुनिक विज्ञान वर्तमान में भी फीका है। और फिर भी हम आधुनिक विज्ञान का बोलबाला करके, उसका गौरवान्वित करके, हमारी प्राचीन परंपराओं को नाकार कर, उसको गलत है, पिछड़ापन है बताकर, ये जो एक षड्यंत्रपूर्वक एक कार्य चल रहा है, इस कार्य को हमको कहीं तो बदलने की प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता है। यही महत्व की बात है। तो हमारी ये जो 14 विद्याएं हैं, 64 कलाएं हैं, ये आज के भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उतना ही महत्व रखते हैं, क्योंकि ये आधुनिक विज्ञान की तोड़ है, ऐसे हमें लगता है। अब शिक्षा के पाठ्यक्रम कैसे होते थे, हमारे प्राचीन गुरुकुल परंपरा में कैसे होते थे और वर्तमान में क्या चल रहा है, यह दोनों का भी हम तुलनात्मक अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। अब ऋग्वेद अथवा पूर्व जो वैदिक काल था, उस वैदिक काल में शिक्षा का जो मुख्य जो पाठ्यक्रम था वह वैदिक साहित्य का ही अध्ययन था। तो वैदिक साहित्य का अध्ययन यही मुख्य पाठ्यक्रम वैदिक काल के समय था। पवित्र वैदिक ऋचाओं के अतिरिक्त इस पाठ्यक्रम में तात्कालिक समय का इतिहास था, उस समय पुराणों से आई हुई जो नई ज्ञान परंपरा थी, तथा जो गाथाएं निर्माण हुई थी, गाथाएं उस समय ज्योतिष के संदर्भ में जो खगोल विद्या या खगोल शास्त्र में जो एक उन्नति हुई थी,
उसके संदर्भ में अध्ययन होता था, ज्यामिति के संदर्भ में अध्ययन होता था, छंद शास्त्र, भाषा शास्त्र आदि के संदर्भ में भी उस समय पारंपरिक पाठ्यक्रम में विषय सिखाए जाते थे। अब वैदिक साहित्य का जो अध्ययन है वो बालक के 9 या 10 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होता था और यही बालक के एक उपनयन का भी समय था। तो बालक का उपनयन करके बालक अपना घर छोड़कर गुरुकुल या गुरु के घर जाकर वह अपनी शिक्षा का प्रारंभ करता था। अब जब उत्तर वैदिक युग आया तो उत्तर वैदिक युग में जब ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे तो यही ब्राह्मण ग्रंथ बाद में वो शिक्षा के पाठ्यक्रम के भाग बनकर उसी के आधार पर शिक्षा का आगे का प्रचलन शुरू हो गया। इसके साथ उपनिषद है तथा कुछ सूत्र है। इन सूत्रों के युगों में वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण पर अधिक बल देकर एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया और इसलिए ये शुद्ध उच्चारण के लिए वेदों को संरक्षित करने के हेतु वेदों में मिलावट ना हो, उसमें कुछ गलत या झूठे श्लोक का समावेश ना हो, इसलिए पदपाठ, कर्मपाठ, जटापाठ, घनपाठ आदि कुछ विधियाँ जो प्रचलित किया गया है, जिसमें वो सीधा मंत्र बोलना, उल्टा मंत्र बोलना, फिर 2 शब्द 3 शब्द बोलकर वो मंत्र की फिर रिपीटेशन करना, फिर उल्टा वही 2 शब्द 3 शब्द लेकर फिर वही मंत्र उल्टा कह के वो मंत्र को शुद्ध रूप में कैसे संरक्षित किया जाए। और इसके बीच में अगर कोई एक आधा शब्द भी डालने का प्रयास करता था तो उस समय मौखिक परंपरा से जो अन्य गुरुकुल, अन्य ऋषि मुनि हुआ करते थे, वे तुरंत उस घुसपैठ को, उसमें जो अशुद्धता घुसाड़ने की प्रयास किया गया उसको वो लोकेट करके तुरंत उसका शुद्धिकरण किया करते थे और वेदों को शुद्ध स्वरूप में संरक्षित करने की एक प्रचलित विधि उस समय स्थापित की गई। वैदिक साहित्य को उसके बाद अध्ययन के हेतु अधिक सरल बनाने के निमित्त 6 वेदांगों की रचना हुई, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष, इसके माध्यम से वेदों को अधिक सरलता से सिखाने की एक प्रक्रिया शुरू करके इसका भी बाद में पाठ्यक्रम में समावेश किया गया। तो सबसे पहले हम प्रमुख 14 विद्या कौन सी थी और 14 विद्या ने क्या क्या सिखाया जाता था वह हम संक्षेप में जान लेंगे। 14 विद्याओं में सबसे पहला जो था चारों वेदों का अध्ययन। चारों वेदों में ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। चारों वेदों का अध्ययन इस 14 विद्याओं में आता था। चारों वेदों के साथ 6 वेदांगों का भी अध्ययन गुरुकुल में किया जाता था। उसमें सबसे पहला है शिक्षा। वेदांग में शिक्षा यानी क्या? सिखाना, सीखना, यानी हम जो सीखे वो दूसरे को सिखाना और दूसरे को सिखाना वह हम दूसरे बार सीखना, यानी 1 टाइम टीचिंग इज 2nd टाइम लर्निंग। इस दृष्टि से जब हम सिखाते हैं किसी को तो उसमें से निरंतर हम नया कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो इस उदात्त सीखने के हेतु से, अखंड शिष्य भाव के हेतु से सिखाना और सीखना यह प्रक्रिया शिक्षा के माध्यम से निरंतर जारी रखी गई। यानी अध्ययन करना, अध्यापन करना और अध्यापन के माध्यम से स्वयं अध्ययन करना। इस प्रकार से ऋषि मुनि स्वयं को निरंतर उन्नत अवस्था की तरफ लेके जाने की प्रक्रिया शुरू रखते थे। यानी शिष्यों को आगे लेके जाते समय स्वयं का भी उद्धार हो, इस प्रकार की यह प्रक्रिया थी। दूसरा था व्याकरण, यानी भाषा में शब्द का उपयोग कैसे और किस तरह से होता है यह बताने का जो शास्त्र है उसे व्याकरण कहा जाता है। शब्दों का उपयोग किस अर्थ से कहाँ पे करना है या कहाँ पर किस उद्देश्य से उसका उपयोग किया है, तो यह सब बातों का अध्ययन करने की प्रक्रिया यानी व्याकरण यानी भाषा शास्त्र था। तो भाषा के बारे में सिखाया जाता था। उसके बाद था निरुक्त। निरुक्त क्या है कि वेदों में जो वर्णन किए गए जो कठिन शब्द है, तो कठिन शब्द को जानने का जो मार्ग है वह है निरुक्त, यानी वेदों के ऋचाओं का योग्य अर्थ लगाना। उसमें जो कठिन शब्द है तो उस समय वो ऋचा के संदर्भ में उसका क्या अर्थ है, उसका क्या अर्थ लेना चाहिए,
इसके बारे में जो शिक्षा देते हैं उसे निरुक्त कहा जाता है। उसका अगला जो सूत्र है वेदांग का वह है छंद। छंद यानी क्या? तो शब्दों को काव्यात्मक रूप से सही ढंग से गायन के स्वरूप में, गायन के रूप में देना, यही छंद कहा जाता है। यानी छंद यानी शब्दों का काव्यात्मक यानी कविता के या गायन के स्वरूप का जो लेखन है, जिसे हम गाकर उसको स्मरण कर सकते हैं, उसको गाकर सिखा सकते हैं। और गाने में एक विशिष्ट लय होती है, यानी विशिष्ट छंद में एक विशिष्ट लय में उसका गायन किया जाता है। तो लय और गान के कारण एक उसका नाद भी उत्पन्न होता है। तो शब्द, अर्थ और नाद, ये तीनों के माध्यम से जो सिखाया जाता है उसे छंद ऐसे कहा जाता है। उसके बाद जो मुख्य सूत्र आता है वो ज्योतिष्य, ग्रहों की गति, ग्रहों का स्थान, फिर भविष्य तथा कालचक्र, भूत भविष्य से लेके तो संपूर्ण कालचक्र को समझने की जो विधि है वह ज्योतिष से निगड़ित है। मूलतः शुभ अशुभ काल, ग्रहों से आने वाली स्पंदनों के साथ वर्तमान में व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का क्या प्रभाव है, यानी व्यक्ति का भविष्य कैसे होगा, यह सब जो बताता है वह ज्योतिष शास्त्र में सिखाया जाता था। और उसका अगला जो था वह था कल्प। कल्प में क्या सिखाया जाता है? तो कल्प में जो धार्मिक विधि विधान है वह सिखाया जाता है। यानी वेदों का जो 3 कांडों में से प्रारंभिक जो कर्म का कांड है, कर्म कैसे किया जाए, धार्मिक विधि विधान कैसे किया जाए, इसको जो दर्शाया गया है वह जो शास्त्र है वह कल्प के अंदर सिखाया जाता था। तो ये 6 वेदांगों के माध्यम से यह 14 विद्या का एक अंग सिखाया जाता था। फिर इसके बाद आता है न्याय, मीमांसा, पुराण और धर्मशास्त्र। ऐसे कुल मिलाकर यह 14 विद्याएं हुई है और यह 14 विद्याएं गुरुकुल परंपरा में सिखाई जाती थी। अब सूत्र युग का जब अंत आया तो उसके अंत तक आते आते जो वैदिक साहित्य है उसका धीरे धीरे अध्ययन कम हो गया और वैदिक साहित्य के स्थान पर अब अन्य विषयों का समावेश पाठ्यक्रम में शुरू हो गया। अन्य विषय में दर्शन शास्त्र था, धर्मशास्त्र था, बाद में महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत था, व्याकरण आगे के स्तर का था, खगोल विद्या है, मूर्ति कला है, वैदिक शास्त्र है, पोत निर्माण की कला है। ये इस क्षेत्र में प्रगति हुई और इस कला का अध्ययन बाद में अध्यापन शुरू हुआ। प्राचीन जो भारतीय साहित्य, उसके संदर्भ में जो विदेशी यात्री भारत में समय समय पर आए थे तो उन्होंने लिखे हुए विवरण से यही पता चलता है कि गुरुकुल की जो शिक्षा थी उसके पाठ्यक्रम में प्रमुखता से 4 वेद, 6 वेदांग, 14 विद्याएं, 18 शिल्प तथा 64 कलाएं जो थी, यह सभी अलग अलग समय पर अलग अलग रूप में वहाँ पर सम्मिलित थी। और विभिन्न जो व्यवसाय तथा जो शिल्प है, निर्माण, शिल्प निर्माण, तो शिल्प निर्माण या व्यवसाय, इसके संदर्भ में भी अब धीरे धीरे शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रबंध किया गया था। यानी प्रारंभ में केवल धार्मिक शिक्षा ही केंद्र बिंदु थी, प्रारंभ में केवल वेद ही केंद्र बिंदु थे। अब धीरे धीरे जैसे एक एक युग में हम आगे जा रहे हैं और अभी कलयुग में प्रवेश किया है तो केवल धार्मिकता से परिपूर्णता आना संभव नहीं, इसलिए धार्मिक तथा लौकिक विषयों का भी अभी शिक्षा में समावेश किया गया और उसका समन्वय करके शिक्षा प्रणाली लागू की गई है। अब इस युग तक स्नातक वेद तथा 18 शिल्पों में निपुण हुआ करते थे। अब वो 18 शिल्प क्या थे, शिल्प कला क्या थे, कौन से कलाएं थी वो, तो उसमें एक सर्वप्रथम आता है वो गायन कला, दूसरी आती है वो वादन कला, तीसरी है चित्रकला, चौथी है गणना, 5वां है नृत्य, 7वां है यंत्र, 8वीं है मूर्ति कला, 9वीं है कृषि कला, 10वां है पशुपालन, 11वीं है वाणिज्य, 12वीं है चिकित्सा कला, 13वीं है विधि, 4थी है प्रशासनिक प्रशिक्षण, 15वीं है धनुर्विद्या तथा शिक्षा, 16वीं है जादूगिरी,
17वीं थी सर्प विद्या तथा विष दूर करने की विधि, और 18वीं है गुप्त धन को पता लगाने की विधि। इस तरह से 18 शिल्पी कलाएं होती थी। अब जो भारतीय साहित्य में जो 64 कलाओं का वर्णन आया है, 64 कलाएं, उसका वर्णन इस प्रकार है। एक तो सबसे पहला है धातु शोधन, यानी जमीन के अंदर से कच्चा या पक्का तथा मिश्र धातु का शोधन कर्म, यानी उसको ढूंढना और उसको निकालने की जो प्रक्रिया है, या उस मिश्र धातु को अलग करने की जो कला है वो धातु शोधन में आती है। दूसरा है वास्तु विद्या, यानी निवास है, वास्तु है, भवन है, महल है, इसके निर्माण की जो कला है उसे वास्तु विद्या कहा गया है। तीसरा जो है शुकसारिका, शुकसारिका यानी तोते या पंछियों की भाषा समझने की जो कला है, उस समय उसकी भी कला का अध्ययन गुरुकुलों में होता था। और प्राणियों की भाषा सीखकर बहुत सी आपदाएं, बहुत से संकट या भविष्य में होने वाली घटनाएं, इन काफ़ी बातों को प्राणियों के छठे इंद्रियों से उनको जो ज्ञान होता है वह मनुष्य समझ कर लेता था। छंदोज्ञान और अभिधान का जो कोश है उसके संदर्भ की एक ये कला होती थी। उसमें मूल्यांकन शब्द और छंद के ज्ञानी होने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। एक छल विद्या हुआ करती थी। छल विद्या ने चालाकी से लोगों को फंसाने की कला। एक्चुअली यह छल विद्या यानी राष्ट्र की और समाज के रक्षा हेतु इसका प्रमुखता से उपयोग करे इसके लिए थी। वस्त्र गोपन यानी सिलाई की जो एक कला है, यानी एक तो वस्त्र सूत्र निर्माण करना, वस्त्र निर्माण करना, और वस्त्र गोपन यानी फटे कपड़े सिलाने से लेके तो नए कपड़े सिलाने की जो कला है वह वस्त्र गोपन कला में आती थी। जलतरंग, जलतरंग जो कला थी तो पानी से भरे हुए अलग अलग जो बर्तन थे, तो बर्तन अलग अलग आकार के बर्तन और अलग अलग क्षमता से पानी भरकर वाद्य साधन के तहत विविध ध्वनि का निर्माण करके एक जलतरंग से गायन कला का या वाद्य कला का जो एक निर्माण हुआ है उसे जलतरंग कहा गया था। शय्या रचना यानी शय्या रचना यानी बिस्तर या सेज को सजाना, यानी ये छोटी छोटी बातों को भी उन्होंने कला करके लेकर सिखाई थी। यानी बिस्तर कैसे होना चाहिए, उसको कैसे सजाना चाहिए, तो आरोग्य से दृष्टि से क्या है, स्वास्थ्य नींद आने की दृष्टि से क्या है, तो ऐसे विचारों को केंद्रीभूत रखकर वो शय्या रचना की कला सिखाई जाती थी। चित्रकला थी, चित्र निकाले, कला कौशल या चित्र अंकित करने की जो कला थी, चाहे निसर्ग की हो या मनुष्य के चित्र या राजा राजमहलों के यज्ञ यागों के जो चित्र थे, प्राणियों के, तो विविध प्रकार की चित्र की कलाओं को निर्माण करने की प्रक्रिया चित्रकला में सिखाई जाती थी। एक नाट्य आख्यायिका नाम की कला थी जिसमें अभिनय कला, नाट्य कला ऐसे सभी सिखाई जाती थी। पानक रस एवं रागासव इस प्रकार की एक कला होती थी जिसमें शराब है या पेयजल है जिससे हम शरबत कहते हैं, या सुगंधित शरबत तैयार करना, इस प्रकार की रागासव। बाद में यही आयुर्वेद के इसमें औषधि निर्माण के लिए भी आसव नाम की जो प्रक्रिया है तो वह उसमें भी आयुर्वेद में सिखाई जाती थी। दुर्वाच नाम की एक कला थी, यानी निश्चित रूप से कठिन शब्दों के अर्थ निकालने की जो प्रक्रिया थी उसे दुर्वाच कला कहा जाता था। एक आकर ज्ञान पद्धति की कला थी जिसमें निधि या खनिज के विषय में ज्ञान दिया जाता था, सिखाया जाता था। वृक्षायुर्वेद, इस कला में घर के परिसर में, बाग बगीचा में या हमारा कुंज है उसको सजाने के लिए कौन से पेड़ पौधों को लगाना चाहिए इत्यादि सब जानकारी उसमें दी जाती थी। पट्टिका वेत्रवाण कल्प, यह जो कला थी इसमें बिस्तर हो, खटिया है, इसके लिए कपड़ा बुनना और इसके संदर्भ में जो कला थी वो इस संदर्भ में सिखाई जाती थी। अनुशासनिक कला यानी व्यक्ति में विनयशीलता कैसे निर्माण हो, सभ्यता कैसे निर्माण हो और उसके संबंध में जो कुछ ज्ञान है उसके संदर्भ में अनुशासनिका में सिखाया जाता था। व्यायाम कला, व्यायाम विद्या, जिसमें व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य, एक सुदृढ़ शरीर मिले, वो स्वयं की या हमारे परिवार समाज की रक्षा के लिए सक्षम बने, इस दृष्टि से व्यायाम या आंकड़ों के बारे में संपूर्ण जानकारी रखकर कैसे प्रशिक्षित किया जाए इस संदर्भ में जो सिखाया जाता था वो व्यायाम विद्या के अंतर्गत आता था। विजय कौशल विद्या, विजय कौशल विद्या के माध्यम से दूसरों पर विजय पाने की कला, यानी
दूसरों पर कैसे विजय पाए, इसके संदर्भ में सिखाया जाता था। अब बाल क्रीड़ा कर्म नाम की भी एक कला थी जो बच्चों को उनके मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के माध्यम से नई नई बातें सीखने की दृष्टि से बच्चों को कौन सी कला सिखाई जाए, इस संदर्भ में बाल क्रीड़ा कर्म के माध्यम से विद्या अध्यापन किया जाता था। एक पाक विपाक नाम की कला थी, यानी भोजन के लिए क्या सामग्री आवश्यकता है, भोजन कैसे बनाए, भोजन कैसे पकाए और सात्विक या योग्य भोजन कैसे हो, इस संदर्भ की जो सब प्रक्रिया सिखाई जाती थी उसे पाक विपाक क्रिया कला कैसे कहा जाता था। अब पुस्तक वाचन की भी कला उस समय सिखाई जाती थी। तो पुस्तक वाचन की तो कला ये बाद में जो कला निर्माण हुए, पुस्तक लेखन शुरू हुआ, उस संदर्भ में यह शुरू हुई थी। तो काव्यालंकार क्या है, साहित्य क्या है, ग्रंथ है, वो कैसे पढ़ने चाहिए, इसके संदर्भ में भी दिशा दर्शन विद्यार्थियों को दिया जाता था। भाषा ज्ञान के संदर्भ में जो शिक्षा दी जाती उसको भाषा ज्ञान विषय के अंतर्गत अनेक भाषाएं अनेक देश विदेश में होती थी। तो सभी भाषा, उसका उद्देश्य क्या है, उसमें सामूहिक बातें क्या है, या एक दूसरे की भाषा कैसे सीखे, उसका महत्व क्या है, ये संदर्भ में भाषा ज्ञान के विषय में सिखाया जाता था। प्रहेलिका, इस विषय में कूट प्रश्न यानी गुह्य प्रश्न, या इस प्रश्न में क्या संदेश देने का प्रयास किया गया है, जैसे उखाणे हैं या काव्यात्मक रूप में सवाल किए जाते हैं, यानी एक रूपक या अलंकारिक भाषा में प्रश्न पूछना और प्रश्नों का उत्तर देना, इस प्रकार की जो एक प्रक्रिया थी वह इस प्रहेलिका के माध्यम से सिखाई जाती थी। कौचुमार, कौचुमार इस कला में अगर किसी मनुष्य का चेहरा भद्दा हो या विकृत हो तो वो चेहरा अच्छा दिखने के लिए उस चेहरे पर लालित्य, चारुता यानी एक सौंदर्यता लाने की दृष्टि से एक मेकअप की जो कला जिसे हम कह सकते हैं, तो ऐसी कला जिसमें सिखाई जाती थी उसे कौचुमार कहा जाता था। प्रतिमाला, प्रतिमाला यह कला में यानी अंताक्षरी में माहिर हो या जिसके पास उसकी कला हो तो उसके संदर्भ में अध्ययन अध्यापन किया जाता था। इसमें प्रत्यक्ष में एक तो स्मरण शक्ति और फिर ज्ञान की व्यापकता, यह दो गुणों को विद्यार्थियों में विकसित करने के लिए यह प्रतिमाला की शिक्षा दी जाती थी। हस्तलाघव, यह एक ऐसी कला थी जिसमें हाथों से शिल्प कला जो बनाने की जो प्रक्रिया है वह सिखाने का शिक्षण इस विषय के अंतर्गत दिया जाता था। आकर्षण, आकर्षण कला यानी दूसरों को प्रलोभित करके अपने और आकर्षित करने की जो कला थी वह भी सिखाने की व्यवस्था उस समय गुरुकुलों में होती थी। काव्य समस्या पूर्ति, यानी काव्य समस्या पूर्ति इस कला में आधे में छोड़े गए काव्य को पूरा करना या कविता करना, या जैसे वर्तमान में हम जुगलबंदी कहते हैं कि एक बाजू से कोई जैसे काव्य बताता है तो उस पर मात करने वाला दूसरा व्यक्ति तुरंत शीघ्र काव्य बनाकर उसके ऊपर एक काव्य बनाता है, फिर उसके ऊपर एक काव्य। तो इस प्रकार की काव्य समस्या पूर्ति ये ज्ञान और ज्ञान के प्रगल्भता का एक अभिव्यक्ति का माध्यम करके यह कला सिखाई जाती थी। मणिभूमिका, मणिभूमिका इस कला में भूमि पर मणियों से रचना करने की कला सिखाई जाती थी। वर्तमान में हम जमीन पर रंगोली निकालते हैं या फूलों से कोई हम चित्र या आकार निकालते हैं, तो उस पारंपरिक समय में भूमियों पर मणियों से विशिष्ट रचना करके विशिष्ट कलाकृति बनाने की जो एक अभ्यास था उसको सिखाने की ये मणिभूमिका नाम की कला या इस विषय के अंतर्गत उसे सिखाया जाता था। धारण मातृका, धारण मातृका में व्यक्ति की धारणा शक्ति यानी उसकी स्मरण शक्ति, उसकी याददाश्त को बढ़ाने की, उसकी प्रज्ञा की शक्ति को जागृत करने की जो एक प्रक्रिया थी वह इसमें कैसे किया जाए वो सिखाया जाता था। संपाठ है, यानी दूसरा व्यक्ति जो बोल रहा है उस बोलने के शब्दों के साथ उसके बोलने की पद्धति की भी नकल करना, जिसको हम वर्तमान में एक मिमिक्री करके कहते हैं, वो एक कला होती है और उस कला को भी सीखने की समय समय पर आवश्यकता जब पड़ी तो संपाठय को उन्होंने अपने इस गुरुकुल शिक्षा के पाठ्यक्रम में लिया था। अत्तर विकल्प यानी
फूलों से सुगंधित द्रव्य कैसे निर्माण करें, इत्र कैसे तैयार करें, इसकी जो कला थी वो अत्तर विकल्प इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत सिखाई जाती थी। यंत्र मातृका, विभिन्न यंत्रों का निर्माण करना। उस समय जो भी उन्होंने तंत्र और यंत्र निर्माण किए थे उसके माध्यम से विभिन्न यंत्रों के निर्माण की प्रक्रिया यंत्र मातृका के अंतर्गत सिखाई जाती थी। गंध युक्ति, गंध युक्ति में सुगंधित लेप या चूर्ण बनाने की प्रक्रिया सिखाई जाती थी। द्यूत क्रीड़ा यानी द्यूत यानी जो उस समय खेल थे, विविध खेलों को सिखाया जाता है और द्यूत विशिष्ट यानी जुआ खेलने की जो प्रक्रिया था उसको भी क्रीड़ा करके भी सीखा जाता था। बाद में वह दोष भी उभर कर आ जाता था। क्रिया विकल्प, क्रिया विकल्प में क्या होता था कि माल या सामान के प्रभाव को बदल देना। अगला है मानसिक काव्य क्रिया, इसमें शीघ्रता से या त्वरित काव्य की रचना करना, शीघ्र कवित्व निर्माण करना इसके लिए सिखाई जाती थी। आभूषण कला में सोना चांदी और मोती रत्न से आभूषण कैसे बनाए, शरीर की सजावट कैसे की जाए, इसके संदर्भ में कला सिखाई जाती थी। केश शेखर, केश शेखर कला में किरीट या मुकुट है या स्त्री के बाल है या पुरुषों के बाल हैं या फिर उसको फूलों से सजाने की जो प्रक्रिया है वह केश शेखर में सिखाई जाती है। मेष कुक्कुट लावक, यह जो कला थी इसमें चाहे मुर्गी हो, बकरा हो या सांप नेवले आदि प्राणी है उसकी आपस में लड़ाई लगाने वाली जो एक क्षमता है वो निर्माण करने के लिए यह कला सिखाई जाती थी। माल्य ग्रथन यानी चोटी कैसे करें, माला कैसे बनाएं, तोरण या हार कैसे बनाएं या फूलों के या अन्य जो विविध उसके आकार विकार से कैसे बनाएं, इसकी जो सीख जाती है वो माल्य ग्रथन में दी जाती थी। विशेष कच्छेद ज्ञान यानी माथे पर लगाए जाने वाली जो तिलक है उसका ढांचा या साचा कैसे तैयार किया जाए, इसकी कला को विशेष कच्छेद ज्ञान कहा जाता था। मणिराग, मणिराग इस कला में वर्ण और रंगों से रत्नों की कैसे परीक्षा की जाए, रत्नों की कैसे पहचान किया जाए, यह जो ज्ञान था वो मणिराग में सिखाया जाता था। पुष्प शकटिका निमित्त ज्ञान, पुष्प शकटिका निमित्त ज्ञान में स्वाभाविक लक्षणों से भविष्य बताना यानी व्यक्ति के स्वाभाविक लक्षणों से उसका भविष्य बताने की प्रक्रिया इसमें सिखाई जाती थी। तुंडुल कुसुमावली, इसमें सफ़ेद या वर्णित चावल से और फूलों से चित्र या रंगोली निकालने की प्रक्रिया सिखाई जाती थी। संगीत कला, संगीत का गहन ज्ञान रखकर संगीत का अध्यापन करने वाला और संगीत सीखने वाले जो अध्ययन करने वाले हैं ऐसे संदर्भ में यह संगीत कला उस समय प्रचलित थी। नृत्य कला, नृत्य कला में सबसे पहले तो नृत्य सिखाया जाता है और फिर संगीत नाट्य कला भी नृत्य कला के अंतर्गत सिखाया जाता था। केश मार्जन, केश मार्जन यानी सिर को तेल लगाकर मालिश करके एक स्वास्थ्य लाभ होने के लिए जो एक आवश्यकता है वो जो कला सिखाई जाती है उसमें केश मार्जन ऐसे कहा जाता है। उदक घात, उदक घात में जल विहार कैसे करें, रंगीन पानी से पिचकारी बनाकर वो पानी का खेल कैसे खेले, ऐसे विशिष्ट जो कला है वो उदक घात में सिखाए जाते थे। नेपथ्य, नेपथ्य में मौसम के अनुसार वस्त्राभूषण का चयन करना यह नेपथ्य में सिखाया जाता था। पुष्पास्तरण, पुष्पास्तरण इस विद्या में फूलों से कलाकृति कर बिस्तर सजाना यह जो कला थी वह पुष्पास्तरण में सिखाई जाती थी। कर्णपत्र, कर्णपत्र में पत्ते और फूलों से कान की बालियां बनाना यह एक पारंपरिक उस समय की कला थी वो सिखाई जाती थी। उत्सादन, उत्सादन में शरीर को तेल से मालिश करना या रगड़ना ये एक स्वास्थ्य के दृष्टि से है और आरोग्य के दृष्टि से यह आवश्यक कला थी। दंश वसन क्रिया, दंश वसन क्रिया में दांत, कपड़े और तन को सजाने की जो प्रक्रिया होती थी वह दंश वसन क्रिया में सिखाई जाती थी। रत्नरोप्य परीक्षण यानी अमूल्य रत्न और विशेष धातुओं का जो परीक्षण है उसकी कला इसके अंतर्गत सिखाई जाती थी। तुर्क कर्म कला यानी चरखा चलाना या चरखे पे से धागा बनाना, धागे से वस्त्र, ये सब तुर्क कर्म में सिखाया जाता था। तक्षण कर्म, तक्षण कर्म में लकड़ी पर नक्शा
या कला निकालने की जो कला थी वह दक्षिण कर में सिखाई जाती थी। अक्षर मुष्टिका कथन, अक्षर मुष्टिका कथन में हाथों की उंगलियों से संभाषण करने की कला, अभी भी हम मूक बधिर में इसमें हाथों की उंगलियों से एक संभाषण की कला हम जानते हैं। तो ये प्राचीन परंपरा से ही एक हस्तों की उंगलियों से संदेश देकर उसके बारे में कुछ ऐसे संकेत कर कर जो संवाद किया जाता था, उसमें वो संभाषण कला को सिखाया जाता था। सूत्र सूची कर्म, सूत्र सूची कर्म इस कला में अगर कपड़े फट जाते थे तो उसको रफू इत्यादि करने की कला उसमें सिखाई जाती थी। म्लेच्छित कला विकल्प यानी परभाषा ज्ञान की जानकारी होना, उसे मेच्छित कला विकल्प में सिखाया जाता था। माल्य ग्रंथ विकल्प, जो कपड़े के बारे में विशेष ज्ञान रखते थे और उसका अध्ययन अध्यापन करके पीढ़ी दर पीढ़ी उसको संक्रमित करते थे, वह इस कला के अंतर्गत अध्यापन या सिखाया जाता था। चित्रकला, इस कला में जो रेती से चित्र निकालना, बालू से जो चित्र निकालने की जो कला जानता है और उस कला का जो आगे सिखाने की प्रक्रिया होती है, उसको इस कला के अंतर्गत उन्होंने लिया था। इंद्रजाल, इंद्रजाल में जादू टोना मंत्र तंत्र इस विद्या का ज्ञान अगली पीढ़ी को विद्यार्थियों को दिया जाता था। और अंतिम था कायाकल्प, कायाकल्प इस कला में वृद्ध व्यक्ति को युवा बनाना या अपनी कला से उसे युवा जैसे दिखाने की जो प्रक्रिया है वह कायाकल्प में सिखाई जाती थी। हुएनसांग या अल्बरूनी, ये जो विदेशी अभ्यासक थे जो हमारे यहाँ प्रवासी थे, उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखे विवरण से पता चलता है कि व्याकरण तथा ज्योतिष की शिक्षा, इसका भारत में बहुत अधिक उस समय प्रचलन था। इस विषयों से संबंधित जो विद्वान हुआ करते थे, उस विद्वानों को समाज में बड़ा ही उस समय सम्मान मिला करता था। तो निष्कर्ष के रूप में हमको यही कहा जा सकता है कि प्राचीन कालीन जो शिक्षा व्यवस्था, जो केवल हमारे ही देश में नहीं तो समूचे विश्व में ही प्रसिद्ध थी, वह शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण करना, व्यक्ति का चरित्र निर्माण करना, व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से यह शिक्षा प्रणाली या शिक्षा का पाठ्य जो क्रम था वह बनाने के कारण भारत की इस प्राचीन शिक्षा परंपरा की ख्याति भारत में ही नहीं तो विश्व में चारों ओर फैली हुई थी। और विश्व के कोने कोने से भारत में शिक्षा लेने के लिए राज परिवार, युवराज, राजपुत्र से लेके तो विद्वान भारत में आया करते थे। चीन, जापान, तिब्बत और लंका, इतना ही नहीं तो उसके अलग अलग अन्य देशों से भी विद्यार्थी, शिक्षार्थी यहाँ पर अध्ययन हेतु आया करते थे। विभिन्न विषयों के साथ विशेष जो आचार्य थे, जो विशेष विषयों के वो तज्ञ थे, उनके कारण नालंदा और तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है, ये विश्व में ही विश्वविख्यात हुए थे। इस तरह से प्राचीन भारतीय शिक्षा अपने उद्देश्य और व्यवहारिकता के कारण संपूर्ण विश्व में अनूठी थी। अब इतना बड़ा पारंपरिक इतिहास हमारा होने के बावजूद भी हमारे शिक्षा पद्धति को नाकारना, गुरुकुल शिक्षा पद्धति को नाकारना, भारत में शिक्षा व्यवस्था ही नहीं थी, भारत में अशिक्षित ही लोग थे और भारत पिछड़ा हुआ था, यह जो अपप्रचार चल रहा है, एक षड्यंत्र के तहत भारतीय इतिहास, परंपरा और शिक्षा व्यवस्था को दबाने का प्रयास चल रहा है। हम सबको मिलकर इस पुनरुत्थान की प्रक्रिया में, पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में जुटना आवश्यक है। हम सब एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस अभियान में चलेंगे। मैं आप सबको यही आह्वान करना चाहता हूँ कि आप जो इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं, अपना फ़ोन नंबर, अपना पता, अपना शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। आप किस प्रकार का योगदान दे सकते हैं और किस प्रकार से आप इस कार्य में सहभागी होना चाहते हैं, वह हमको अवगत कराएं। हम साथ मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाना, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, इस अभियान से जुड़ेंगे। मैं भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री रामचंद्र जी, काशी विश्वनाथ जी, इनके चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि अब हम सब भारतीयों को, सब हिंदुओं को मन और हृदय से संगठित करें
एकत्रित करें और भारत को पुनश्च विश्वगुरु बनाने के इस अभियान में आप ही हमारा यह कार्य करवा लेकर इस कार्य में हमें यश दीजिए। हम सभी आपके चरणों में शरणाकर यही विनती करते हैं और अपने वाणी को यही विराम देते हैं। नमस्कार। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जैसे हमें सभी को मार्गदर्शन किया है, तो सभी दर्शकों को ये बात ध्यान में आई होगी कि हमारे सनातन धर्म की जो ये महान शिक्षा व्यवस्था थी वो कितनी अद्भुत थी और उसमें हर एक चीज़ हमें पढ़ाई जाती थी। 14 विद्या और 64 कलाएं पढ़ाकर वो व्यक्ति को, उस बच्चे को परिपूर्ण किया जाता था। और ऐसी शिक्षा व्यवस्था से जब कोई भी बाहर निकलता था तो वो राष्ट्र के निर्माण के कार्य में ही सहभाग लेता था। तो ये बात सभी को ध्यान में आई। और आज अगर वर्तमान स्थिति की अगर हम तुलना करते हैं तो आज किस प्रकार से हमसे शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से हमारा नॉलेज नहीं मिल रहा है, केवल हम पैसे कमाने के लिए हमें कहीं पर तो वो शिक्षा दी जा रही है। तो हमें ये पुरातन हमारे सनातन धर्म की परंपरा, हमारी ये शिक्षा व्यवस्था, गुरुकुल व्यवस्था हमें यहाँ पर लानी चाहिए। ये हमें यहाँ पर पता चला है